एक ऐसी रात जिसने पूरे शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय जब एक आग की वजह से आसमान का रंग अचानक बदला तो लोगों को लगा कि यह कोई मामूली आग है, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने मौत अपना सबसे भयानक रूप लेकर खड़ी थी, जिससे मानव इतिहास का इतना बड़ा डिजास्टर फैलने वाला था, जिसने इंसानों के साथ साथ आसपास मौजूद जंगलों और वहां रहने वाले बेजुबान जानवरों को भी अपना शिकार बना लिया और 6,40,000 एकड़ या कहें तो 2600 किलोमीटर स्क्वायर जमीन वीरान हो गई। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन का चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसी जगह जहां हर पल दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक एनर्जी बनती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, पर तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज से पूरी दुनिया कांप उठी। ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बनने वाला इंसिडेंट था, जिसकी रेडिएशन हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब से भी 400 गुना ज्यादा खतरनाक थी। इस बीच मिला नाम की एक प्रेग्नेंट औरत वॉमिटिंग करने के लिए उठती है, लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में जा रही थी तभी खिड़की के बाहर एक भयानक आवाज हुई। उनके अपार्टमेंट से थोड़ी दूर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट में एक के बाद एक दो बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा थे कि अपार्टमेंट की बिल्डिंग तक कांपने लगी थी। अभी न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची लपटें आसमान को छू रही होती हैं, जिसकी वजह से मिला का हस्बैंड वेसिली, जो एक फायर फाइटर था, उसे तुरंत कॉल करके ड्यूटी पर बुलाया जाता है। तब वेसिली बिना किसी डर के हंसते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि मामूली आग है जिसे मैं अभी बुझा कर आता हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी नॉर्मल मुलाकात होने वाली थी। खैर, आगे जब वेसिली अपनी टीम के साथ प्लांट पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। पूरा रिएक्टर ब्लास्ट होकर खंडर बन चुका था और जमीन पर हर तरफ अजीब से काले पत्थर बिखरे पड़े थे। अब वैसे वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि रिएक्टर कोर का ग्रेफाइट था, जो दुनिया की सबसे घातक रेडिएशन उगल रहा था। पर इस बात से अनजान फायर फाइटर्स के पास कोई प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं होता और वो आम कपड़ों में ही आग बुझाने आगे बढ़ते हैं, बिना ये जाने कि वो अपनी ही मौत के कुएं में कदम रख चुके हैं। तभी कुछ अजीब होने लगता है। आग की गर्मी से अलग एक ऐसी जलन उनके चेहरों पर होने लगती है जो उनकी चमड़ी को जला रही थी। तब एक फायर फाइटर क्यूरियोसिटी में आकर जमीन से उस ग्रेफाइट के टुकड़े को उठा लेता है, जिससे अगले ही पल जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस फायर फाइटर के ग्लव अचानक एसिड की तरह पिघल गए थे और साथ ही उसकी हथेली पूरी तरह जलकर खून से लथपथ हो गई थी। अभी ये लोग कुछ समझ पाते तभी एक के बाद एक सारे फायर फाइटर्स को उल्टियां होने लगती हैं और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। हालात बद से बदतर हो रहे थे, पर पीछे से और भी फायर फाइटर्स की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। हालांकि वो अभी इस बात को नहीं जानते थे कि ये तो बस छोटी सी शुरुआत है और असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर भी सारी वार्निंग लाइट्स चमक रही थी और अलार्म्स की आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ये देखकर उस रात के डिप्टी चीफ इंजीनियर दायित्लोव को घंटा समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपना दिमाग चलाकर इस सब का सारा ब्लेम अपने दो सबऑर्डिनेट्स पर डालता है। पर तभी एक इंजीनियर हांफता हुआ चिल्लाता है कि रिएक्टर कोर ब्लास्ट हो चुका है। ये सुनकर दायित्लोव को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता और वो उल्टा उस इंजीनियर पर चीखने लगता है कि डर के मारे तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि दुनिया की किसी भी बुक के मुताबिक रिएक्टर कोर का फटना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल था और अगर ये सच था तो ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मौत का फरमान था। लेकिन अभी भी जब वो इंजीनियर अपनी बात से नहीं हटता तो सच जानने के लिए दायित्लोव खुद बाहर निकलता है। अब जब उसे एहसास होता है कि ये सारी बातें सही हैं तो उसकी फटके 4 से 64 हो जाती है, क्योंकि बाहर हर तरफ ग्रेफाइट के काले टुकड़े बिखरे पड़े थे और हवा में एक अजीब सी लोहे जैसी बदबू घूम रही थी। ये साफ इशारा था कि रेडिएशन पूरे इलाके को अपना गुलाम बना चुका है, पर डर इंसान से क्या किया नहीं करवाता। लैब में वापस आते ही दायित्लोव ने जो देखा था उससे साफ इनकार कर दिया। वो अपनी आंखों पर पर्दा डालकर अपने ही जूनियर इंजीनियर्स को उसी मौत के कुओं में भेजने की कोशिश करता है ताकि उसे बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े। लेकिन ये बात तो साफ थी कि इन्वेस्टिगेशन करना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। अभी वही होता है जिसका डर था। उस खतरनाक रेडिएशन की वजह से इंजीनियर्स रास्ते में ही खून की उल्टियां करते हुए अधमरे होकर गिर जाते हैं और उनमें से कुछ जो हिम्मत करके वापस आते हैं उनका जिस्म कुछ ही मिनट्स में इतना भयानक हो चुका था कि उन्हें पहचानना तक नामुमकिन था। अभी जब दायित्लोव ने देखा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है तो वो डरपोक की तरह उस रेडियो एक्टिव लैब से भागकर एक सेफ रूम में छुप जाता है ताकि अपने बड़े बॉस को रिपोर्ट कर सके। कुछ ही देर में प्लांट का डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्होंने इस महामारी को रोकने की जगह अपनी कुर्सी
उसी को बचाने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टर का कहना था कि मैं तो सो रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि दायतलोव का कहना था कि ये प्लान चीफ इंजीनियर ने अप्रूव किया था और काम मेरे 2 जूनियर्स कर रहे थे, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और चीफ इंजीनियर का कहना था कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं। अभी जब उन तीनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो तीनों आगे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान दायतलोव उनसे एक बहुत ही बड़ा सच छुपाता है। असल में अब तक उसने उन दोनों से बस इतना कहा था कि कोर में आग लग गई है, ना कि ये बताया था कि कोर ब्लास्ट हो चुका है। अभी दायतलोव से रेडिएशन लेवल के बारे में पूछने पर वो कहता है कि रेडिएशन लेवल सिर्फ 3.6 रोएंटगन है, जो सुनकर डायरेक्टर को लगने लग गया था कि इतना रेडिएशन झेला जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि 3.6 उनके पास मौजूद छोटी मशीन की आखिरी लिमिट थी। इसका मतलब असली रेडिएशन तो उससे हजारों गुना ज्यादा हो चुका था, जो उनकी सोच से भी बाहर था। वहीं दूसरी तरफ मिला बीबी अपने हस्बैंड वेसिली की राह देख रही थी और उनके शहर के बाकी लोग इस आग को एक तमाशा समझकर पावर प्लांट के सबसे पास वाले ब्रिज पर जमा हो चुके थे। वो सब भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो मौत की उस बारिश के नीचे खड़े हैं, जो उनकी सांसें उन्हें तड़पा तड़पा कर छीनने वाली है। असल में इस समय हवा में उस वक्त की सबसे घातक रेडियोएक्टिव धूल तैर रही थी, पर वहाँ मौजूद जवान, बूढ़े और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे को इसका अंदाजा नहीं था। वो सब तो आसमान में चमकती उस अजीब रोशनी को देखकर खुश हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ लैब के अंदर 2 इंजीनियर्स को एक बड़ा डर सता रहा था कि अगर आग की वजह से बचा हुआ रिएक्टर कोर भी पिघल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यही सोचकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ा फैसला करते हैं कि वो दोनों मैनुअली पानी का वाल्व खोलने के लिए रिएक्टर के अंदर घुसेंगे, जहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, पर इसके बिना दुनिया को तबाही से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए आखिरकार वो उस जगह पर कदम रख ही देते हैं। जिसके बाद जब धमाके के 4 घंटे बीत जाते हैं तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग आखिरकार एक कमरे में जमा होते हैं ताकि हालात पर चर्चा करी जा सके। इस दौरान प्लांट का डायरेक्टर भी वहीं पर मौजूद था, जो कह रहा था कि सब कंट्रोल में है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी एक ऑफिसर सच बोलते हुए कहता है कि बाहर लोग उल्टियां कर रहे हैं और उनकी चमड़ी तक जल रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी शहर को खाली करवाना चाहिए। लेकिन सरकार इस सब में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए अभी वहाँ बैठा ऑफिशियल खड़ा होकर जो कहता है वो हजारों मासूम लोगों के लिए मौत का फरमान था। उसका कहना था कि शहर को पूरी तरह लॉक कर दो ताकि कोई बाहर ना जा सके, और इसके अलावा सारे टेलीफोन लाइंस भी काट दिए जाएं ताकि इस खबर को कोई भी बाहर ना पहुंचा सके। हालांकि ये बात सबको डराने वाली थी, लेकिन बाकी सब तो उस ऑफिशियल की बात पर खड़े होकर ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे उनके इस फैसले के लिए उन्हें काफी बड़ा इनाम मिलने वाला है। आगे जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, एक सच्चा इंजीनियर अपनी जान हथेली पर रखकर अंदर चिल्लाते हुए कहता है कि रेडिएशन लेवल 3.6 नहीं बल्कि उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी 200 रोएंटगन वाली मशीन भी फेल हो चुकी है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि उसने जमीन पर ग्रेफाइट के टुकड़े बिखरे देखे हैं, जिसका मतलब था कि कोर में आग नहीं लगी बल्कि कोर पूरी तरह से फट चुका है। इधर बाहर सड़कों पर अब लोग चलते चलते गिर रहे थे और खून की उल्टियां कर रहे थे। तब कुछ सोल्जर्स स्ट्रेचर्स लेकर जख्मियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रेडिएशन की वजह से उनकी हालात भी ऐसी हो जाती है कि थोड़ी देर बाद वो लोग भी जमीन पर गिरने लगते हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स में चीख पुकार मच चुकी थी और जिन फायर फाइटर्स को वहां लाया गया था उनके शरीर को देखकर खुद डॉक्टर्स भी कांप रहे थे। खैर अब जल्द ही ये मामला मॉस्को में बैठे बड़े मंत्रियों तक पहुंच जाता है, पर जैसा कि प्लांट के डायरेक्टर ने इस बात की सच्चाई को छुपा लिया था, इसी वजह से सबको लग रहा होता है कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। इसी वजह से एनर्जी डिप्टी मिनिस्टर बोरिस भी सबको यही कहता है कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और इसका लोगों की हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि जब सच उनके सामने आएगा तो उनकी रूह कांप जाएगी। खैर अभी जब सब लोग मीटिंग खत्म करके उठने ही वाले थे, तभी वहां बैठी एक न्यूक्लियर फिजिशियन वेलेरी खड़े होकर बताता है कि अगर रिपोर्ट में ग्रेफाइट के टुकड़ों का जिक्र है तो इसका मतलब है कि रिएक्टर कोर फट चुका है, और अगर कोर फट गया है तो इसका असर आने वाली कई नस्लों तक रहेगा। इस बात को सुनते ही सोवियत प्रेसिडेंट गोर्बाचेव तुरंत बोरिस और वेलेरी दोनों को सीधा चेर्नोबिल जाने का हुक्म देता है, जिसके थोड़ी ही देर में उनका हेलीकॉप्टर चेर्नोबिल के ऊपर पहुंचता है और जो नजारा उनकी आंखों के सामने था उसने प्लांट के अफसरों के झूठ की धज्जियां उड़ा दी थी। प्लांट से घातक धुआं निकल रहा था और पूरा रिएक्टर एक खंडर में बदल चुका था। उस समय प्लांट का डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर वहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से खड़े होते हैं। अभी बड़े अफसरों को देखते ही वो लोग बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बोलते हैं कि रेस्क्यू का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जबकि असल में बेचारे फायर फाइटर्स मौत के मुंह में खून की होली खेल रहे थे और आम जनता
धीरे धीरे मर रही थी। लेकिन जहाँ ऐसे गद्दार होते हैं वहाँ कुछ असली हीरोज भी पैदा होते हैं। रेडिएशन का सही पता लगाने के लिए एक सच्चा जनरल अपनी जान पर खेलकर खुद एक गाड़ी में बैठ के सीधा तबाह हुए रिएक्टर कोर के पास जाता है, और जब वो वापस लौटता है तो उसकी जुबान पर दुनिया का सबसे डरावना सच था। कोर के पास रेडिएशन लेवल 15,000 रोंटगन पहुंच चुका था, जो सुनते ही बोरिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गवाए उस बेशरम अफसरों को तुरंत नौकरी से निकाल देता है और खुद चेर्नोबिल का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर सबसे पहले रिएक्टर की आग को बुझाने का फैसला करता है। अभी सोल्जर्स आग बुझाने के लिए लगातार पानी डाल रहे थे, पर वैलेरी बताता है कि ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पानी जब रेडियोएक्टिव कोर से निकलकर जमीन के नीचे जाएगा तो वो पूरे देश के पानी को जहर बना देगा। और अभी से आग को काबू करने का रास्ता सिर्फ यही था कि हेलीकॉप्टर से इस पर मिट्टी और बोरोन फेंका जाए। मगर इस प्लान में एक ऐसी भयानक शर्त थी जिसे सुनकर सबका खून जम जाता। उस प्लांट के ऊपर हवा में इतना रेडिएशन था कि वहां जाने वाला हेलीकॉप्टर और पायलट्स का जिंदा बचना नामुमकिन था, जिसका मतलब जो भी ये काम करेगा उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। इसके बावजूद कुछ पायलट्स ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, और अब होता भी वही है जिसका डर था। देखते ही देखते एक हेलीकॉप्टर रेडिएशन के घातक असर की वजह से हवा में ही बेकाबू होकर बर्बाद हो गया, क्योंकि वो धुएं के अंदर मौजूद स्टील केबल से टकरा गया था, जिससे हवा में ही उसके परखच्चे उड़ गए। पर दिल को छू लेने वाली बात ये थी कि इस भयानक नजारे को अपनी आंखों से देखने के बाद भी बाकी पायलट्स पीछे नहीं हटे और जैसे तैसे इस मिशन को पूरा कर ही दिया। उनकी ये कुर्बानी दुनिया कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वैसे तो आने वाले कुछ ही सालों में उन सारे पायलट्स की मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस नामुमकिन काम को कर दिखाया था जिससे आगे का भविष्य सुधारा जा सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब इस तबाही का असर पड़ोसी देश बेलारूस तक पहुंच जाता है, जहां कुछ ऐसी अजीब और डरावनी चीजें डिटेक्ट होने लगी थी जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए थे। बेलारूस के एक लैब में बैठी न्यूक्लियर फिजिशियन उलाना जब हवा में बढ़ते जहर की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि इस हवा के सारे रास्ते चेर्नोबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए वो तुरंत भागते हुए लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंचकर लॉकडाउन लगाने को कहती है, मगर नेता लोग उसकी बातों का मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ये जहर हवा के साथ पूरे यूरोप में फैल चुका था, और यहाँ तक कि स्वीडन के रिसर्च लैब्स में भी अजीब रेडिएशन मिलने लगे थे। इसीलिए अमेरिका खुद अपने सैटेलाइट से चेर्नोबिल की डरावनी तस्वीरें खींचता है, और सच्चाई सामने आने पर फ्रांस जैसे देश बच्चों का घर से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं। इसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर पानी की तरह बढ़ने लगता है तो सोवियत यूनियन आखिरकार मान लेता है कि चेर्नोबिल में आग लगी थी, लेकिन उन्होंने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर प्लांट के फटने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। इधर उलाना से अब रहा नहीं जाता और वो अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही चेर्नोबिल के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो बोरिस और वैलेरी से मिलती है और उनके पूरे प्लान में एक ऐसी घातक गलती ढूंढ निकालती है जिसे सुनकर दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो बताती है कि जो मिट्टी और बोरोन तुम ऊपर से फेंक रहे हो वो उस गर्म कोर से मिलकर जल्दी ही पिघला हुआ मैग्मा बन जाएगा, और अगले ही 2 दिनों में ये मैग्मा नीचे बने पानी के टैंक्स को पिघलाकर अंदर घुस जाएगा, जिससे एक ऐसा भयानक स्टीम एक्सप्लोजन यानी भाप का धमाका होगा जो बचे हुए बाकी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक झटके में उड़ा देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूरोप लाशों के ढेर में बदल जाएगा। ये खबर तुरंत क्रेमलिन यानी प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है, और इससे साफ हो चुका था कि अगर 72 घंटे में कुछ नहीं करा गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। अब इस सबको रोकने का एक ही रास्ता था कि 3 वर्कर्स उस रेडियोएक्टिव पानी के अंदर तैरकर मैनुअली वाल्व खोलकर सारा पानी बाहर निकाल दें। पर उस पानी में इतना रेडिएशन है कि अंदर जाने वाले की 1 हफ्ते के अंदर तड़प कर मौत हो जाएगी। क्या स्विमर्स को सच में इस मौत के मुंह में धकेलना चाहिए? इस बात का फैसला मुश्किल था, पर मौत सर पर खड़ी थी। इसीलिए वैलेरी सारे वर्कर्स को जमा करके लालच देता है कि जो भी अंदर जाएगा उसे हर साल 400 रूबल्स की पेंशन मिलेगी। लेकिन सारे वर्कर्स इतने बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे कि ये पैसे उनके कफन के लिए भी कम पड़ेंगे। तभी बोरिस उनके जज्बात को झकझोर कर कहता है कि ये तुम्हारे देश के लिए नहीं, पूरी इंसानियत को बचाने के लिए है, और अगर तुम लोग ये काम नहीं करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी आने वाली नस्ल इस दुनिया में जन्म ही न ले पाए और इंसानियत का अंत हमारी जनरेशन के साथ ही हो जाएगा। ये सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं, पर इस बात ने कुछ लोगों में जुनून भर दिया था और अब वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उस मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार थे। तब 3 वर्कर्स को रेडिएशन सूट पहनाकर उस अंधेरे कुओं के अंदर उतार दिया गया, जिस दौरान पानी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था और रेडिएशन इतनी डरावनी थी कि उनकी फ्लैश लाइट्स ने भी चलना बंद कर दिया। तब अंधेरे में बिना कुछ देखे वो लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस वॉल्व को ढूंढकर खोल देते हैं जिस मिशन के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था।
ये काम करने से दुनिया भर से एक सबसे बड़ी तबाही टल चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिला को अपने हस्बैंड के बारे में कोई खबर नहीं होती और अचानक उसे पता चलता है कि वेसेली की तबीयत खराब होने की वजह से उसे मॉस्को के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। ये बात जानकर वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए मॉस्को के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ मौत हर कमरे में अपना जाल बिछा रही थी। अभी बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मिला की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है, जिसका चेहरा रेडिएशन की वजह से पूरी तरह झुलस चुका था। पर अच्छी बात यह थी कि वो होश में था और बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ उस आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी जिससे मिला की जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। उसी रात मिला की नींद अचानक वेसेली की चीखों से खुलती है और जब वो भागते हुए उसके कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वेसेली के जिस्म पर अब रेडिएशन का अचानक ऐसा असर होने लगा था कि उसे पहचानना भी नामुमकिन था। उसकी पूरी बॉडी पर भयानक और दर्दनाक छाले निकल आए थे, जिस दौरान अपने हस्बैंड को इस हालत में देखकर मिला का दिल अंदर से टूट गया। पर वो अपने आंसुओं को छुपाकर अगले दिन वेसेली से कहती है कि देखो, खिड़की के बाहर वही रेड स्क्वायर और क्रेमलिन महल है जहां तुम मुझे हमेशा लाना चाहते थे। इवन यहाँ से लेनिन मौसोलियम भी दिख रहा है। ये सुनकर वेसेली के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है, क्योंकि उसने कभी अपनी वाइफ से वादा किया था कि वो उसे मॉस्को घुमाएगा और उसे लग रहा था कि मौत के करीब आके ही सही, पर उसने अपने वादे को पूरा कर दिया। मगर अफसोस, उस खिड़की के बाहर सिर्फ एक दीवार के सिवा कुछ नहीं था। मिला तो बस अपने मरते हुए हस्बैंड को उस आखिरी पल में अपना प्यार जता रही थी ताकि वो सुकून से आखिरी सांस ले सके। दूसरी तरफ चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक और नया बवाल खड़ा हो चुका था। उन 3 जाबाज वर्कर्स ने पानी से निकलकर तबाही को कुछ वक्त के लिए टाल तो दिया था, पर कोर का पिघलना अभी भी रुका नहीं था। नई जांच से पता चलता है कि रिएक्टर के नीचे की कंक्रीट की दीवार सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही इस गर्म मैग्मा को रोक पाएगी, जिसके बाद ये पिघला हुआ जहर सीधा जमीन के पानी में मिल जाएगा और 5 करोड़ लोगों के पीने का पानी हमेशा के लिए जहरीला हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि जहाँ मुसीबत होती है वहाँ उसका सॉल्यूशन भी होता है, बेशक वो सॉल्यूशन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। इस आफत से बचने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था कि रिएक्टर के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग खोदकर एक हीट एक्सचेंजर लगाया जाए जो रिएक्टर को ठंडा रख सके। मगर सवाल फिर वही था कि इस मौत के कुएं में खुदाई करने उतरेगा कौन। पर तभी कुछ मजदूर इस काम को करने के लिए भी मान जाते हैं, जो सर से पैर तक कोयले की कालीख में डूबे हुए थे और देश के लिए कोयले की खदान से कोयला निकालने का काम करते थे। जब उन्हें इस मिशन के लिए बुलाया जाता है तो वो जानते थे कि वहां जाने का मतलब यमराज को उनके प्राण हारने के लिए सामने से उकसाना है। पर यहाँ सवाल 5 करोड़ लोगों की जिंदगी का था, इसीलिए सब मजदूर खुशी खुशी अपने हेड के चमकते हुए सफेद सूट पर कोयला मलते हैं, जो उनके हेड को अलविदा कहने का एक तरीका था। और ये साफ इशारा था कि वो अपनी मर्जी से इंसानियत की इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहे हैं। खैर, इसके बाद बसेस उन्हें लेकर चेरनोबिल पहुंचती हैं, जहां वेलेरी उन्हें पूरा प्लान समझाता है। काम यह था कि उन्हें अगले 6 हफ्तों के अंदर 150 मीटर लंबी सुरंग और एक बड़ा अंडरग्राउंड कमरा तैयार करना था, जिस दौरान हर तरफ घातक रेडिएशन थी और जमीन के नीचे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका था, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। सब कुछ जानने के बाद भी वो मजदूर दिन रात एक करके खुदाई के काम में जुट जाते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। अब जहां एक तरफ ये रेस्क्यू का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ इस भयानक हादसे के पीछे छुपे सच को सामने लाने की कोशिश भी करी जा रही थी। वेलेरी दबे पांव उलामा के पास पहुंचकर उसे एक तबाही मचाने वाला टास्क सौंपता है, जिसमें उसे चुपके से मॉस्को जाके उस रात की सच्चाई के बारे में पता करना था। इस पर उलाना मान जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस राज को बाहर आने से रोकने के लिए खुद केजीबी के खुफिया एजेंट उसकी जान के पीछे लग जाएंगे। खैर, उलाना जब चुपके से मॉस्को के हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहां उसे वही जवान इंजीनियर मिलता है जो दुनिया को बचाने के लिए रेडियो एक्टिव पानी के वाल्व को खोलने नीचे गया था, पर अब उसका जिस्म इस कदर पिघल चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का एक जिंदा ढेर लग रहा था। आगे उलाना उस रात चेरनोबिल में मौजूद कई इंजीनियर्स का इंटरव्यू लेती है, जिससे धीरे धीरे वो सबसे बड़े राज के करीब पहुंचने लगी थी। मगर वो अपनी जांच को आगे बढ़ा पाती कि तभी अचानक पीछे से कुछ एजेंट्स आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जो केजीबी के खुफिया एजेंट्स थे। इवन उन लोगों की नजर वेलेरी और बोरिस के भी हर कदम पर थी और अब ये साफ हो चुका था कि उस रात का धमाका सिर्फ उन मजदूरों की गलती नहीं बल्कि उसके पीछे सोवियत यूनियन की सरकार का एक ऐसा भयानक स्कैंडल छुपा है जिसे छुपाने के लिए वो किसी की जान भी ले सकते हैं। इसी बीच क्रेमलिन में एक और टॉप लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। उस दौरान तक सबसे जरूरी रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका था, पर अब भी सामने 2 सबसे बड़े और डरावने टास्क थे। पहला काम था चेरनोबिल के आसपास के 2600 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे इलाके को
हमेशा के लिए खाली करवाना, और दूसरा टास्क था ब्लास्ट के बाद की सफाई, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होने वाला था। इस सफाई को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले उन जाबाज हीरोज और रेस्क्यू पर्सनल की लाशों का लाना था जो रेडिएशन की वजह से मर चुके थे, और जैसे कि रेडिएशन की वजह से उनके जिस्म को आम कब्र में नहीं दफनाया जा सकता था, इसलिए पहले लोहे के मजबूत ताबूत में बंद किया जाता है और फिर जमीन के अंदर गहरा गड्ढा खोदकर ऊपर से पूरा कंक्रीट भरा जाता है ताकि वो रेडिएशन बाहर न जा सके। ये चीज सच में काफी ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि खुद ही सोच के देखो कि उन लोगों ने जीते जी तो देश के लिए जान दी ही थी, पर मरने के बाद भी उन्हें दुनिया से हमेशा के लिए अलग रखा गया। उन्हीं जाबाजों में मिला का हस्बैंड भी था और इस वक्त अपने हस्बैंड के बचे हुए जूतों को हाथ में पकड़े खामोशी से आंसू बहा रही थी। पर उसका ये दर्द यहीं खत्म होने वाला नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी और ये साफ दिखाई दे रहा था कि उसका जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी आया नहीं था, वो पहले ही उस घातक रेडिएशन का शिकार होकर अंदर ही अंदर तबाह हो चुका है। खैर, सफाई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा उन ग्रेफाइट के टुकड़ों को हटाना था जो ब्लास्ट के वक्त पूरे प्लांट के आसपास बिखरे थे। ये ग्रेफाइट्स इस डिजास्टर की सबसे जहरीली चीज थी, इसीलिए इस काम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे कम खतरनाक एरिया में भी 1000 रोएंटगेन पर आवर का रेडिएशन था, जहां अगर कोई इंसान 2 घंटे रुक जाए तो उसकी मौत पक्की थी। दूसरे जोन में 6000 रोएंटगेन और सबसे घातक एरिया में 12000 रोएंटगेन, जहां अगर कोई वर्कर पूरे प्रोटेक्टिव गियर के साथ भी चला जाए तो सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही उसके जिस्म के हिस्से दम तोड़ देंगे। एक बार सरकार के सामने फिर वही सवाल था कि अब इस मौत के मुंह में कौन जाएगा। इस बार कोई सामने नहीं आता, और जैसा कि इंसान तो वहां जाने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए इस काम को करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है। लेकिन कोई आम रोबोट इस रेडिएशन के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता था, इसलिए आखिरकार सोवियत यूनियन लूनर रोवर यानी चंद्रमा पर चलने वाले रोवर को मंगवाती है, जिसे उन्होंने चांद पर भेजने के लिए बनाया था। लेकिन अभी ये काम करना ज्यादा जरूरी है। अभी उस रोवर को चारों तरफ से भारी लीड की दीवार से कवर किया जाता है ताकि वो इस रेडिएशन को झेल सके, क्योंकि रेडिएशन के पार्टिकल्स किसी भी मशीन्स को मेल फंक्शन करने पर मजबूर कर सकते हैं, और अगर ये रोवर मेल फंक्शन करता तो सरकार का काफी नुकसान हो जाता। खैर, कुछ ही देर में आर्मी उस रोवर को रेडिएशन जोन में भेज देती है, जहां शुरुआती 2 एरियाज में रोवर ने आराम से सारे ग्रेफाइट को साफ कर दिया था। पर जब उस सबसे हाई रेडिएशन की बारी आती है तो वहां पहुंचते ही रोवर का दिमाग भी रेडिएशन की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और वो कोई भी रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। अब एक तरफ जहां ये सफाई का बवाल चल रहा था, तो दूसरी तरफ रेडिएशन जोन के लोगों को निकालना इससे भी बड़ी सरदर्दी बन चुकी थी, क्योंकि कई लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार उन्हें किसी और शहर में ले जाकर यूं ही पटक देगी और ना उनके पास खाने का राशन होगा और ना रहने के लिए घर। इसी वजह से पूरे हथियारबंद सोल्जर्स को वहां भेजा जाता है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से बाहर निकाल रहे थे। तभी एक पुराने घर में 82 साल की दुकारिया अपने घर को छोड़ने से मना कर देती है, जिस पर जब सोल्जर्स उस पर दबाव बनाते हैं तो वो दुकारिया पलट कर ऐसा जवाब देती है कि सबको अंदर तक झकझोर कर रख देता है। उसका कहना था कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसने देश का बड़ा रिवॉल्यूशन देखा, सारिस्ट जमाने के सिपाही देखे, लेनिन के बोल्शेविक दौर के नेता देखे, उसके बाद स्टालिन के का वो भयानक यूक्रेन अकाल भी झेला जिसमें लोग दाने दाने को तरसे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 भी आया, जर्मन्स के हमले हुए, जिस दौरान कई बार मौत उसके पास से होकर गुजरी। उसके परिवार वाले और ये समाज सब बदल गए, पर वो कभी अपनी इस मिट्टी को छोड़कर नहीं गई। तो अब वो इस ना दिखने वाले डर से कैसे घर छोड़ सकती है? ये सुनकर सोल्जर को बुरा तो लगता है, लेकिन अगले ही पल वो दुकारिया के साथ वो करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। सोल्जर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब बंदूक लिए कोई उसका घर छोड़ने को कह रहा हो। तब दुकारिया इस मौत को स्वीकार करती है, जिसके बाद गांव खाली होने का काम पूरा हुआ ही था कि तभी सोल्जर्स के सामने एक और बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। अब उन्हें रेडिएशन जोन्स में मौजूद उन बेजुबानों को भी मौत के घाट उतारना था जो इंसानों की गलती की वजह से रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। सोल्जर्स को सीधा हुक्म था कि पूरे जोन में जंगली या पालतू कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके लिए आर्मी में लोगों की कमी की वजह से पावेल नाम का एक नए लड़के को भी भेजा जाता है, जिसने जिंदगी में कभी बंदूक तक नहीं चलाई थी। वो अपने बाकी 2 साथियों के साथ आके एक पुराने शिकारी से मिलता है, जो बताता है कि अगर धोखे से भी तुम्हारी गोली जानवर के सर के अलावा कहीं और लगे तो तुरंत दूसरी गोली सर पर मार देना, ताकि जानवरों को ज्यादा देर तक तकलीफ न सहनी पड़े। इतना बोलकर शिकारी एक सीटी बजाता है, जिसे सुनते ही लोगों के पालतू कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन उन मासूमों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार ये सीटी खाना देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मौत
की सीटी है। इस दौरान पवेल जिंदगी में पहली बार किसी की जान लेने जा रहा था। वो बाहर से तो शांत दिखने की कोशिश करता है पर अंदर से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जिसके बाद वो कांपते हाथों से ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली एक कुत्ते के पैर पर लगती है। इसे वो कुत्ता दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगा और अब पवेल की हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी गोली चलाकर उसे खत्म करे। किस्मत से तभी वहाँ शिकारी आके उस मासूम के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद लंच ब्रेक के वक्त भी पवेल बिल्कुल खोया हुआ था। तब शिकारी उसे समझाता है कि पहली बार जान लेने का अफसोस उसे पता है कि क्या होता है, लेकिन उस तबाही को रोकने के लिए ये करना उनकी मजबूरी है। अब वैसे इस तबाही ने लगभग 1 लाख लोगों की जिंदगी और ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की जान ले ली थी और हर एक मौत एक गहरा जख्म दे रही थी। खैर इसके अगले दिन तक पवेल खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है और अब वो गोली भी चला पा रहा था, मगर जब वो एक सुनसान घर के अंदर कदम रखता है तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार सामने जानवर नहीं बल्कि एक माँ थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी पवेल को देखकर अपनी पूंछ हिला रही थी। ये देखकर पवेल का दिमाग सुन्न हो गया, पर तभी वहाँ वो शिकारी आके पवेल को बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पवेल इस काम को नहीं कर पाएगा। अब पवेल के घर से बाहर जाते ही उस घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे पवेल और ज्यादा टूट जाता है। आगे सारे मारे गए जानवरों को एक बड़े से गड्ढे में डालकर ऊपर से कंक्रीट भर दिया गया ताकि उनका रेडिएशन हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफन हो जाए। इसी बीच प्लांट के आसपास के एरिया को भी साफ करने का काम चल रहा था। पहले 2 एरिया तो लगभग साफ हो चुके थे, पर अब तीसरे एरिया को साफ करने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी से एक खास रूप से डिजाइन किया हुआ रोबोट मंगाया, जिस दौरान कंट्रोल रूम में बैठे सारे अफसरों की सांसें थमी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि ये जर्मन रोबोट कोई चमत्कार करेगा, मगर अफसोस जैसे ही उस रोबोट का स्विच ऑन किया जाता है वो 2 कदम आगे बढ़कर ही टाए टाए फुस हो गया। रेडिएशन की भयानक पावर ने उसके अंदर के सारे सर्किट्स को एक झटके में पिघला दिया था और ये सब भी सरकार की गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी थू-थू होने से बचाने के लिए जर्मनी को भी असली रेडिएशन लेवल के बारे में नहीं बताया था। ये बात बोरिस को पता चलने पर वो आग बबूला हो गया, क्योंकि यहाँ लोग अपनी जान पर जान दे रहे थे और सरकार को अपनी इज्जत की पड़ी थी। खैर अब जैसा कि सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी वैलेरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर वहाँ खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए। दुनिया को बचाने के लिए अब उन्हें बस इंसानों की ही जरूरत थी और इस बार बलि का बकरा सैनिकों को बनाया जाने वाला था। उन्हें ट्रक्स में भरकर सीधा उस डेथ जोन में लाया जाता है, जिस दौरान उनके जिस्मों को लीड की भारी और मोटी शीट से पूरी तरह कवर कर रही थी ताकि वो रेडिएशन से कुछ सेकंड्स के लिए बच सकें। तब कमांडिंग जनरल उन्हें फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है कि हर एक लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड्स हैं। जैसे ही घंटी बजेगी, चाहे जो हो जाए, वहां से तुरंत भागकर वापस आना है। और ये सब इसी वजह से करा जा रहा था क्योंकि इससे ज्यादा किसी के भी वहां रहने पर उनकी जान को डायरेक्ट खतरा हो सकता था। किस्मत से ये तरीका काम कर जाता है और इस तरह जहां दुनिया की सबसे एडवांस मशीन और लूनर रोबोट्स ने घुटने टेक दिए थे, वहां जाबाज सोल्जर्स उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस समय कुल 3828 सोल्जर्स ने इस मौत के खेल में हिस्सा लेके आखिरकार घातक ग्रेफाइट को साफ कर दिया था। इससे दुनिया का सबसे बड़ा और डरावना न्यूक्लियर डिजास्टर अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पर इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैंप में रहने वाला पवेल अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। लगातार जानवरों को मारने की वजह से उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और दर्द भर चुका था। वहीं हॉस्पिटल में मिला ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। पहले अपने हस्बैंड को खोया और अपने बच्चे को। इस हादसे ने उस मासूम लड़की से उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। हादसा तो गुजर गया था, पर अभी सबसे बड़ा हिसाब किताब बाकी था, क्योंकि अब दुनिया के सामने असली सच आने वाला था कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। सच्चाई पता लगने की वजह से उलाना को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि कई दिनों की खुफिया जांच और इतने समय तक जेल में लगातार दिमाग लगाने की वजह से उसे उस रात की पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। मगर एक बात अभी भी ऐसी थी जो उसके दिमाग के परखच्चे उड़ा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रिएक्टर में असली ब्लास्ट तब हुआ था जब वहां के टेक्नीशियंस ने इमरजेंसी शटडाउन बटन यानी AZ5 बटन दबाया था। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि कोई इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाए और मशीन बंद ही ना हो। और उसी वजह से अगर ऐसा सच में हुआ था तो रिएक्टर को कुछ भी होने से पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उस बटन को दबाते ही पूरा रिएक्टर बॉम्ब की तरह फट गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए उलाना चुपके से एक पुरानी लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ उस समय की फाइल्स को ढूंढती है, पर जब वो फाइल
फाइल खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इमरजेंसी बटन के बारे में लिखे वो 2 सबसे जरूरी पन्ने डायरी से गायब थे और साफ पता चल रहा था कि उन्हें जानबूझकर फाड़ा गया है। इसीलिए अभी उलाना तुरंत बचे हुए पेपर्स को लेकर वैलेरी के पास भागती है। तब पेपर्स को देखते ही वैलेरी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसके ही एक कलीग ने लिखे थे और इसका मतलब साफ था कि उन फाड़े गए पन्नों में न्यूक्लियर प्लांट का एक ऐसा भयानक डिफेक्ट छुपा था जिसे छुपाने के लिए पूरी सरकार ने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी थी। मगर अब सवाल ये था कि क्या वैलेरी कोर्ट में इस डरावने सच को पूरी दुनिया के सामने ला पाएगा या फिर केजीबी उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगी। खैर, अभी वैलेरी के दिमाग में अचानक एक बिजली चमकती है और उसे पूरे मामले की सबसे घातक जड़ समझ में आ जाती है। असल में इमरजेंसी शटडाउन बटन का काम होता था सारी कूलिंग रोड्स को रिएक्टर के अंदर डाल देना ताकि रिएक्शन रुक जाए, पर सोवियत सरकार ने चंद पैसे बचाने के लिए एक बहुत ही घटिया हरामीपंती की थी। उन्होंने उन कूलिंग रोड्स के आखिरी हिस्से पर कोई प्रोटेक्टिव बैरियर ना लगाकर उल्टा सस्ता ग्रेफाइट लगा दिया था। इसका मतलब कि जैसे ही उन टेक्नीशियंस ने इमरजेंसी बटन दबाया तो रोड्स के आगे लगा वो ग्रेफाइट कोर के कांटेक्ट में आया और रिएक्टर ठंडा होने की जगह एक झटके में एटम बम बन गया। कुल मिलाकर पैसे बचाने के चक्कर में सोवियत यूनियन सेफ्टी बटन को ही तबाही का बटन बना दिया। कुल मिलाकर पैसे बचाने के चक्कर में सोवियत यूनियन ने सेफ्टी बटन को ही तबाही का बटन बना दिया, जिससे दुनिया के कैपिटल वाले लगते लगते बचे थे। तब उलाना वैलेरी के हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें ये सच पूरी दुनिया को बताना ही होगा, क्योंकि अगर आज तुम चुप रहे तो बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स में भी यही सस्ती रोड्स लाखों लोगों की जान ले लेंगी। पर क्या वैलेरी ऐसा कर पाएगा? कहानी में सबसे बड़ा धर्म संकट अब शुरू होने वाला था। एक साइंटिस्ट के लिए सच बताना आसान था, पर सोवियत यूनियन जैसी खूंखार सरकार को पूरी दुनिया के सामने जलील करना सीधा मौत को दावत देना था। तब वही होता है जिसका वैलेरी को डर था। कुछ ही देर में केजीबी और सरकार के बड़े नेता वैलेरी पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और उसे खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर उसने कोर्ट में मुंह खोला तो उसका वो हाल होगा कि उसके मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिलेगी। इसके बाद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ सोवियत यूनियन में ये ट्रायल शुरू होता है। कटघरे में प्लांट का डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और डिप्टी चीफ इंजीनियर दायतलोव खड़े थे, जबकि बोरिस, वैलेरी और उलाना उनके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह थे। सबसे पहले बोरिस कोर्ट में एक ऐसा बम फोड़ता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। बोरिस ने बताया कि जिस रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ था और प्लांट के डायरेक्टर ने सिर्फ अपना प्रमोशन लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर रिएक्टर को चलाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक जरूरी टेस्ट में ये रिएक्टर 3 बार फेल हो चुका था, पर अपनी गलती सुधारने के बजाय अफसरों ने चौथी बार जबरदस्ती टेस्ट किया और इसी गलती ने चेर्नोबिल को नरक बनाकर रख दिया। अब बोरिस के बाद कटघरे में उलाना आके इस तबाही की सबसे डरावनी क्रोनोलॉजी सामने रखती है, जो ये थी कि ये घातक टेस्ट असल में दिन में होने वाला था, पर लोकल पावर ग्रिड ने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम होने की वजह से टेस्ट रात में करने को कहा, जबकि अगर कोई ढंग की टीम होती तो वो इस टेस्ट को तुरंत कैंसिल कर देती। पर उन गद्दार अफसरों को किसी की जान की परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस ऊपर के साहबों को रिपोर्ट भेजनी थी, क्योंकि प्लांट का डायरेक्टर वहां से बदली लेकर जाने वाला था और चीफ इंजीनियर को उसकी पोजीशन चाहिए थी। इसके बाद जब वैलेरी की बारी आती है तो सबकी नजर उस पर टिक जाती है, क्योंकि वही पूरी सच्चाई को बाकी सबके सामने लाने वाला था। उसके इस बयान से या तो दुनिया बचने वाली थी या फिर सरकार उसे हमेशा के लिए दफन करने वाली थी। पर किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वैलेरी कोर्ट के अंदर एक ऐसा आखिरी पन्ना खोलने वाला है जिसे सुनकर खुद जज के हाथ से पेन छूट जाएगा। असल में सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये थी कि इस डरावने टेस्ट को जिन वर्कर्स के भरोसे छोड़ा गया था उनको ऐसे खतरनाक टेस्ट का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। वो तो इंस्ट्रक्शंस को देखकर ही चकरा गए थे और जल्दी में उन्होंने कुछ भी कर दिया। इसके बाद वैलेरी ने इस सब का इल्जाम दायतलोव पर लगाया, क्योंकि वही उस दिन चीफ इंजीनियर था। उसने ही बाद में सबसे सच्चाई भी छुपाई थी, जिससे काफी समय तक इस बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला। अब वैलेरी वो बात समझाता है जिसका सबको इंतजार था। असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीटिंग और कूलिंग डिवाइसेस का एक बैलेंस होता है, बिल्कुल एक साइकिल के दोनों पहियों की तरह, जो बैलेंस पावर जनरेट करता है। पर दायतलोव के एक बाद एक गलत ऑर्डर्स की वजह से ये बैलेंस पूरी तरह टूट गया और रिएक्टर की पावर अचानक से बिल्कुल गिर गई। इस मोड़ पर वहां खड़े समझदार इंजीनियर्स ने सही फैसला लिया कि रिएक्टर को तुरंत बंद कर दो और अगले 24 घंटे तक हाथ मत लगाओ। ये दुनिया को बचाने का आखिरी मौका था, पर दायतलोव पर तो प्रमोशन का भूत सवार था। उसने रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए जबरदस्ती रिएक्टर को फिर से गर्म करने का हुक्म दे दिया, जिस पर जब सबऑर्डिनेट्स ने मना किया तो उसने उन्हें धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस देश में तुम्हें कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। दायतलोव की इसी एक गंदी जिद ने सबको एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। खैर, रिएक्टर को दोबारा गर्म करने के लिए टेक्नीशियंस ने लगभग सारी कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाल फेंका था,
जिस दौरान कंप्यूटर चीख चीख कर वार्निंग दे रहे थे। पर दायतलोव को तो अभी अपना प्रमोशन चाहिए था, इसलिए उसने सबसे रुकने को मना करा, जिसकी वजह से ही रिएक्टर के अंदर रिएक्शन को रोकने के लिए एक भी कंट्रोल रोड नहीं बची और उसी के चलते रिएक्टर की पावर कुछ ही सेकंड्स में आसमान फाड़ते हुए डेंजर जोन के पार निकल गई। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो उनके पास इमरजेंसी शटडाउन बटन आखिरी रास्ता बचा था, यानी AZ5 बटन को दबाना ताकि रिएक्टर तुरंत शांत हो जाए। मगर जैसा कि सोवियत सरकार ने चंद पैसे बचाने के लिए उन रोड्स के आगे घटिया ग्रेफाइट लगाया था, इसलिए बटन दबाते ही सेफ्टी बटन उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन का डेटोनेटर बन गया और पूरा रिएक्टर एक झटके में फट गया। वैलेरी की ये सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और चेरनोबिल के इस भयानक न्यूक्लियर ब्लास्ट का असली और सबसे डरावना सच अब पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। पहली गलती उन बड़े अफसरों की थी जिन्होंने अधूरे प्लांट को चलाया। दूसरी गलती दायतलोव की थी जिसके घमंड ने रिएक्टर को एक एटम बॉम्ब बना दिया। और सबसे बड़ा गुनहगार था खुद सोवियत यूनियन, जिसने पैसे बचाने के लिए सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करा और गलती हो जाने पर दुनिया से इतना बड़ा राज छुपाया। इस सबसे डरावनी बात ये भी जो वैलेरी आगे बताता है, असल में देश में अभी भी 16 ऐसे ही घटिया डिजाइन वाले रिएक्टर्स चल रहे थे, जिनमें से 3 तो चेरनोबिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और अगर उन्हें तुरंत ठीक नहीं किया जाता तो वो सब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट पड़ेंगे, जिससे पूरा देश राख हो जाएगा। खैर, अभी अपनी जान हथेली पर लेकर वैलेरी ने पूरा सच दुनिया के सामने रख दिया, पर एक खूंखार सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोर्ट से निकलते ही वैलेरी को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और वो साइंटिस्ट जिसने दिन रात एक करके चेरनोबिल की आग को बुझाया और करोड़ों मासूमों की जान बचाई, सरकार उसे मौत की सजा से भी बदतर नरक की जिंदगी में धकेल देती है। उसे एक सुनसान अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, जहां कोई उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता था। इवन उसके करे गए सारे कामों का क्रेडिट भी उन्हीं नेताओं और अफसरों को दे दिया जाता है जिनकी वजह से ये कांड हुआ था। पर वैलेरी की ये कुर्बानी भी जाया नहीं जाती। उसके इस बयान ने दुनिया को जगा दिया था और सब अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करने लग गए थे। चेरनोबिल का यह हादसा हमें सिखाता है कि नेताओं और अफसरों के झूठ की कीमत हमेशा आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। बाकी आपको क्या लगता है, इस पूरे चेरनोबिल डिजास्टर का सबसे बड़ा गुनहगार कौन था? अपने प्रमोशन के लिए जिद करने वाला दायतलोव या चंद पैसे बचाने के लिए लोगों की जिंदगी से खेलने वाली सोवियत सरकार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। खैर, आगे वैलेरी के कई ट्रायल्स के बाद उसको चुपके से एक अनजान अंधेरे कमरे में धकेल दिया जाता है, जिससे पहले बोरिस और ओलाना दूर से रोते हुए अपने उस जांबाज साथी को आखिरी बार देखते हैं। उस दौरान वो भी जानते थे कि अब जिंदगी में उनकी मुलाकात कभी नहीं होने वाली। इवन सरकार अब तक इतनी ज्यादा बेशरम हो गई थी कि बचे 16 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की घटिया कूलिंग रोड्स को ठीक तक नहीं किया था, जिसके बारे में पता चलने पर वैलेरी सारी चीजों के ठीक 2 साल बाद अपनी जान दे देता है। उसने मरने से पहले सारे झूठों का सच एक टेप में रिकॉर्ड किया था ताकि दुनिया हमेशा सच जानती रहे। अब वैसे इस सब में कई लोगों की जान गई। इन जाबाज कोल माइनर्स ने दिन रात एक करके जमीन के नीचे सुरंग खोदी थी। उन्होंने अपना काम वक्त से पहले पूरा तो कर दिया, पर उनमें से 100 से ज्यादा मजदूर अपनी उम्र के 40 साल भी पूरे नहीं देख पाए और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा वो मासूम लोग जो उस रात उस ब्रिज पर खड़े होकर चमकती आग का तमाशा देख रहे थे, रेडिएशन ने उन सबको अंदर से पिघलाकर मार डाला। इसीलिए आज उस जगह को द ब्रिज ऑफ डेथ यानी मौत का पुल कहा जाता है। इस सबसे अफसोस की बात यह थी कि जहां करोड़ों मासूमों और सच्चे साइंटिस्ट ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वहीं इस तबाही के असली गुनहगार आराम से अपनी जिंदगी जीते रहे। प्लांट के डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और डिप्टी चीफ इंजीनियर दायतलोव को कोर्ट ने सिर्फ 10-10 साल की मामूली सजा सुनाई और सजा काटने के बाद चीफ इंजीनियर दोबारा एक न्यूक्लियर प्लांट में नौकरी करने लग गया था। इसके बाद वो 1995 तक जिंदा रहा और 65 साल की उम्र में आराम से मरा। पर जहां ये सब बुरी चीजें थी तो कुछ अच्छा भी था। जिन 3 वर्कर्स ने पीने के पानी को बचाने के लिए मैनुअली वाल्व खोला था, रेडिएशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और उनमें से 2 वर्कर्स आज भी जिंदा हैं। अब चेरनोबिल का नाम जब भी आता है, दुनिया के सामने कुछ डरावने नंबर्स रख दिए जाते हैं। हजारों लोग मर गए, लाखों को कैंसर हो गया और करोड़ों की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है उन नेताओं की और उन जाबाज हीरोज की जिन्होंने दुनिया को एक पूरे एटम बॉम्ब के ढेर में बदलने से बचा लिया। ये बड़े बड़े नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स हमें सिर्फ कुछ पल के लिए शॉक करते हैं, पर जब हम उन हादसों के बीच से निकलकर आने वाली एक एक इंसानी कहानी और उनके दर्दो गम की गहराई में उतरते हैं, तब जाकर हमें उस असली दर्द का एहसास होता है जो उन लोगों ने अपनी चमड़ी और रूह पर झेला था। चेरनोबिल एक ऐसा खौफनाक मजाक था जहाँ हर एक सेकंड जिस्म पिघल रहे थे, जहाँ हर पल दिलों के टुकड़े हो रहे थे और जहाँ
जहां लोग अपने सबसे प्यारे लोगों को आखिरी बार देखकर हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे। चेरनोबिल की असली चीखें उन बड़े सरकारी दफ्तरों से नहीं बल्कि उन आम और सीधे साधे लोगों के दिलों से निकल रही थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। खैर, इस पूरी तबाही के बाद सबसे सुकून देने वाला नजारा वो था जब उस जोन में जिंदगी धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौट रही थी। वहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क में माएं अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए झूला झुला रही थी। शहर के फाउंटेन स्क्वायर पर नए नए पिता अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए हंस रहे थे। एक वाइफ बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड के बालों में उंगलियां घुमाकर पुराने दिनों को याद कर रही थी और स्विमिंग पूल में लोग गोते लगा रहे थे। इवन अब तक मिला ने भी एक बड़े से मॉल में अपनी एक छोटी सी शॉप खोल ली थी, जो वैसे तो आज बिल्कुल अकेली थी, पर जब भी वो अपने दोस्तों से मिलती तो उसके चेहरे पर हंसी होती। चेरनोबिल के उस मौत के कुएं से जिंदा बचकर निकलने वाले लोगों ने आखिरकार अपनी जिंदगी में वापस लौटकर खुश रहने का फैसला किया था। भले ही उस खौफनाक रेडिएशन ने उनसे उनके सबसे प्यारे लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया था, पर उन आम लोगों ने अपनी जिंदगी जीने का जज्बा कभी नहीं खोया था। लेकिन दोस्तों, इंसानियत पर मंडराता मौत का खतरा यहाँ खत्म नहीं हुआ था। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडिएशन से भी डरावना एक ऐसा अनजान और ना दिखने वाला दुश्मन हमारी ही धरती पर मौजूद है, जो ठीक उसी तरह इंसान के जिस्म को अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है। जरा सोच के देखो एक ऐसे जानलेवा वायरस के बारे में जिसने सन 1980 के कोंगो के घने जंगलों के पास ऐसी तबाही की शुरुआत की जिसका इंसान ने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। एक ऐसी खौफनाक बीमारी जहां मरीज के जिस्म से पसीना नहीं बल्कि मौत टपकती है और हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि स्किन किसी पुराने कपड़े की तरह लटकने लगती है। ये एक ऐसी नई चलती फिरती मौत की शुरुआत थी जिसे अगर वक्त रहते जल्दी काबू नहीं करा गया तो इंसानियत के लिए बहुत देर हो जाएगी। तो क्या इंसान इस ना दिखने वाली तबाही से खुद को बचा पाएगा? इस मौत के नए खेल का पूरा सच जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने पर आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो देर किस बात की, जल्दी ही क्लिक करो इस वीडियो पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।